बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये 13 चैप्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्या होती है, एक्सप्लेन इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये होती है कि अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को, अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं, तो ये बॉडी भी इसके दोनों साइड पे, यानी एक जिस तरफ हम चार्ज बॉडी को लेके आए हैं, ये देखें, ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रॉड है। हम एक ये कंडक्टर पड़ा हुआ था, न्यूट्रल था, ये अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, तकरीबन बराबर है। तो वो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को, और रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्ज को। यानी इसके दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, जैसे ये बी साइड है, और एक साइड पे ये किसको, हम पॉजिटिव चार्ज है इधर रॉड पे, तो ये नेगेटिव चार्ज ये साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। The process in which a charge body changes the charge distribution। कहते हैं चार्ज बॉडी हम लेके आए हैं। चार्ज बॉडी का मतलब है इसके ऊपर चार्ज मौजूद था, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज वाली हमारे पास वो रॉड है, ये देखें, चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आए हैं। चेंजेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम। अब जाहिर है अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, उसी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इज सॉरी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉड नियर बाई ए न्यूट्रल बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी के हम लाते हैं न्यूट्रल बॉडी के करीब, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रल बॉडी रीअरेंजेस रीअरेंजेस देमसेल्फ। आगे लिखा हुआ शायद, हाँ। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी दोबारा से अपनी तरतीब जो है चेंज करेंगे। पहले ये रैंडमली पड़े होते हैं न्यूट्रल बॉडी में, क्या पड़े होते हैं, रैंडमली बेतरतीबी से पड़े होते हैं। जैसे हम कोई चार्ज बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव हम करीब लाते हैं, तो उस साइड पे उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, और सेम चार्ज को वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। When positively charged glass rod is brought near end A of a conducting rod, then A become negatively charged। A क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और बी जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो when a charged body is brought near by a neutral body, then the negative and positive charges of the neutral body rearranges, ये अपने आप को rearrange themselves on the surface as well as in the interior of the body। ठीक है, सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर। इंटीरियर का मतलब है जो हमारे पास बॉडी है न्यूट्रल थी उसके अंदर। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस अकर इन इंसुलेटर एज वेल एज इन कंडक्टर। ये इंसुलेटर में भी ऐसा होता है, और किस में है, कंडक्टर में भी ऐसा होता है। द न्यूट्रल बॉडी रीअरेंज, रीगेन आएगा यहाँ पे, रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये दोबारा अपनी असली स्टेट में आ जाएगी व्हेन द चार्ज बॉडी इज रिमूव। ठीक है, जब आप चार्ज बॉडी को हटा लें तो फिर वो जो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब एक अलाइनमेंट आई है या वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गए हैं, वो दोबारा बेतरतीब हो जाएंगे, यानी इरेगुलर मैनर में आ जाएंगे। ठीक है, ये रीगेन लिखा हुआ है।
तो यानी दोबारा वो अपनी प्रीवियस स्टेट को हासिल कर लेंगे व्हेन द चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी ए कंडक्टर बिहेवियर in the presence of charge body a conductor behavior is called this conductor behavior is called electrostatic induction इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं ठीक है जी तो इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम कहेंगे बात समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है अच्छी तरीके से दोबारा बता देता हूँ जब हम एक ये न्यूट्रल बॉडी थी पहले ये जो हमने एक स्टैंड पे खड़ी की हुई है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है यानी प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ है ताकि चार्ज जो है वो नीचे ना जाए ठीक है जब हम इसके करीब कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं ये पहले इसके ऊपर चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेतरतीब इसके ऊपर था जैसे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे नेगेटिव चार्ज उसी तरफ आ जाएगा यानी अट्रैक्ट करेगा या आपने इसको टच नहीं करना अगर टच करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है इसके करीब लाना है इसको नॉट टू टच ठीक है तो अब ये क्या है कि जब हम इसको करीब लाएंगे तो अगर ये पॉजिटिव रॉड है हमारे पास तो ये कंडक्टिंग रॉड जो ऊपर हमने लगाया हुआ है न्यूट्रल था तो नेगेटिव चार्ज उस साइड पे आ जाएगा और रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे ठीक है अच्छा जी हाउ वी चार्ज एन इंसुलेटर बाय कंडक्टर कहते हैं हम इंसुलेटर को कंडक्टर कंडक्शन के जरिए कैसे चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग एन इंसुलेटर बाय इंडक्शन व्हेन ए चार्ज फॉर्म इज ब्रॉड नियर ए न्यूट्रल इंसुलेटर ये पहले भी आपने बता चुका हूँ द एटम ऑफ इंसुलेटर इंड्यूस इटसेल्फ इन सच ए वे दैट partial positive charge is produced on one end of the atom and the partial negative charge on the other end of the एटम फॉर्म ए डाइपोल इस तरह से ये डाइपोल बना लेंगे क्या करेंगे ये डाइपोल का मतलब कि ये हमारे पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हम लेके आए जैसे ये कॉम थी तो उसको करीब लाए ये हमारे पास कागज़ है इसके एटम है ये वाले ठीक है तो वो एक डाइपोल बन जाएगा यानी इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारी थ्योरी है देखे तो नहीं है पीछे वो कह रहा था चार्ज एक तरफ जमा हो जाता है बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है यानी नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला गया तो उसमें वो कह रहा था कि ये जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये देखें क्या लिखा हुआ है एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन अब ये देखा तो है नहीं है थ्योरी है बस पता नहीं ये भी गलत हो बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो इधर क्या कह रहा है कि इधर कह रहे हैं पोल बन जाते हैं मैं एटम है ना जिस तरफ आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वो एक उसका एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज सेम साइड पे आ जाएगा ठीक है बात समझ आई तो ये भी एक इसको हम डाइपोल कहते हैं डाइपोल का मतलब दो पोल बन गए इसको क्या कहेंगे डाइपोल डाइपोल एक्चुअली ज्यादातर हम प्लास्टिक की जो चीजें हैं ना जो इंसुलेटर है इंसुलेटर समझते हैं आप इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता उसको हम इंसुलेटर कहते हैं रबड़ है प्लास्टिक है इसके अलावा लकड़ी है इसको हम क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं तो इसको हम डाइपोल भी कहते हैं वैसे आम मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में डाइपोल भी कहते हैं तो वो डाइपोल का मतलब दो पोल बन जाते हैं क्या बन जाते हैं दो पोल बन जाते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वन डाइपोल इंड्यूसेस अनदर डाइपोल एक डाइपोल दूसरा डाइपोल बनाता है आगे क्या होगा नेगेटिव चार्ज इधर भी आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा इस तरह एक डाइपोल इस डाइपोल के साथ एक और डाइपोल ऐसे वो चलता जाएगा दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन इन दिस वे कॉम अट्रैक्ट द इंसुलेटर कॉम क्या करेगी इंसुलेटर को अट्रैक्ट करेगी टूवर्ड इटसेल्फ अपनी तरफ ठीक है अच्छा हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या फ़र्क है टेक टू मेटल स्फीयर्स एंड फिक्स देम ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड आप क्या दो मेटल ले लें उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिक्स कर दें ठीक है स्फीयर हैं दो ये देखें ठीक है अच्छा जी these two insulated metal A and B are placed together so that they touch one another like a single conductor अब ये एक दूसरे को टच करें और वो सिंगल कंडक्टर बन जाए फिर आप क्या करें एक नेगेटिव
हाँ, पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके करीब लाएं, टच नहीं करनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव है तो सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थ्योरी चेंज हो, अब इसको डाइपोल नहीं कह रहा, उधर डाइपोल कह रहा था प्लास्टिक और इंसुलेटर के मामले में। तो अब ये क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो सारा नेगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप क्या करें, इनको सेपरेट कर, इसको हटाना नहीं है, साथ रखते हुए इसको सेपरेट कर लें। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो एक पे कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे कम्प्लीटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज कैसे क्रिएट करते हैं, वो ये मेथड है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? जब हम दो हमारे पास फेयर हैं, न्यूट्रल हैं, इनके करीब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके करीब आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करीब वाला स्फेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे चला जाएगा। फिर आप इसको सेपरेट कर लें। क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर लें। ठीक है, तो जैसे आप सेपरेट करेंगे तो इसका मतलब ये है नेगेटिव चार्ज एक बॉडी पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सारा दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, पॉजिटिव चार्ज रॉड ब्रॉड नियर टू द स्फीयर ए एंड पॉजिटिव चार्ज रॉड attract the negative charge toward it and repel the positive charge away from it. A negative charge will appear on the left side. नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये वाला, ये देखें, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे आ गया, while the positive charge appear on the right of the metallic plate B। तो ये पॉजिटिव चार्ज B प्लेट पे दूसरी प्लेट पे आ जाएगा। ठीक है, स्टिल कीपिंग द चार्ज रॉड इन पोजीशन, आपने इसको नहीं हटाना। ठीक है, अगर आप इसको हटा लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दो बॉडीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली अलग अलग करनी है आपने, लेकिन इसको आपने पहले रखना है पोजीशन में, इसी पोजीशन में, और किसी और बंदे को कहें यार इसको ज़रा साइड पे कर दो, तो वो साइड पे कर देगा। तो इसका मतलब ये हो जाए, अगर आप इसको हटा के साइड पे करेंगे तो वो फिर न्यूट्रल हो जाएंगे ऐसे। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट वाली पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, राइट वाली पे चला जाएगा। क्लियर? मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। अब दो बॉडीज हैविंग अपोजिट चार्ज विल बी इन लाइन, यानी दो बॉडीज हमें मिल जाएंगी, दो जिनके ऊपर क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा जी, द चार्ज रॉड इज नाउ रिमूव these charges on the sphere, rearranging themselves as shown in the figure. Now increase the distance between these spheres, मतलब फासला बढ़ा लें, करीब ना करें। the charges are uniformly distributed over the sphere, तो ये चार्ज जो है इनके ऊपर यूनिफॉर्मली हर तरफ आ जाएगा। अब आपने ये हटा लेनी है और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली दोनों के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? Conclusion: above activity show that an equal and opposite charges can be developed on each metal plate। तो दोनों पे क्या हुआ, इक्वल और अपोजिट चार्ज आ गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इन विच चार्जेस चार्ज ए बॉडी विदाउट फिजिकल कंटैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब हमने कोई फिजिकल कंटैक्ट के बगैर, मतलब वो रब नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया है, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन। बट इन फ्रिक्शन चार्ज आर ओनली प्रोड्यूस व्हेन बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। चार्ज तब पैदा होता है जब बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट हो, जैसे आपने रब किया है उसको, तो फिर ही जो है चार्ज पैदा होगा। क्या होगा, फिर ही चार्ज पैदा होगा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, समझ आया? तो वो फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ आप उसके करीब लाते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं दूसरी बॉडीज को, जैसे आपने देखा, तो वो चार्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैव अपेयर। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैसे हमें पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया। द एटम ऑफ एलिमेंट, the atom of an element consists of two parts. One is its central part called nucleus. न्यूक्लियस में आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोबारा इसलिए लिखेंगे आपको याद हो जाए, बार बार लिखा जाता है, लेकिन ये तो 5 और 6 का मसला है, उस क्लास में ये पढ़ते हैं आजकल तो। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। The charge on the proton is positive while the neutron has no charge। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। The second part of the atom consists of electron which are moving
आउटसाइड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट। अब ज़ाहिर है दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है जो मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड दैट ऑन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन काइंड। एक ही जैसा चार्ज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना प्रोटॉन पे, लेकिन अपोजिट है। The atom as a whole is neutral. As a whole atom क्या होता है, neutral होता है. This would be possible only when number of proton and electron present in an atom are equal. Number of proton और electron जो है वो atom क्या होते हैं, बराबर होते हैं. We know that there is a force of attraction between positive and negative charges. So there exists a force of attraction between proton present in the nucleus and outside the electron ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं और इनके दरमियान और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स जो है वो बराबर होती है. ये तो जाहिर है जब चार्ज बराबर है और अपोजिट है तो फोर्स बराबर होगी. ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं. ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन कहता है कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब होता है मजबूर किया जाता है कि वो एक ही ऑर्बिट में रहे, अपने ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में ना जाए. ठीक है, विच दे कैन नॉट लीव, अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते, यानी एक ही ऑर्बिट में रहते हैं. जितनी फोर्स, मतलब आपने, आपको पता होगा मुख्तलिफ ऑर्बिट होते हैं. जैसे ये SPDF ऑर्बिट है, इसमें सब ऑर्बिट भी होते हैं. 1s1, 1s2, 2s, 2p3 ऐसे ऑर्बिट हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना. तो वो उसी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते. जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, आपको पता है कि वो एनर्जी लॉस करते हैं या गेन करते हैं. इतना आपने बोर थ्योरी में पढ़ा होगा. ठीक है, तो अब है बट एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. अगर डिस्टेंस कम होता है, ऑर्बिट का दूर चलते चले इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. एंड हेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट आर बाउंड इन द ऑर्बिट विद ए वेरी वीक फोर्स. अब कहते हैं आखिरी वाले जो है ना, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, इनमें फोर्स बहुत कम होती है. क्या होती है, फोर्स बहुत कम होती है, वीक फोर्स होती है. जो आखिरी वाला ऑर्बिट है किसी भी एटम का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है. Such electron can be separated from their respective atom by a small externally applied force. थोड़ी सी फोर्स लगा के आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. ये नहीं है कि हाथ से निकाल सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ. हम इसको एनर्जी देते हैं. क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं कंडक्टर में. ठीक है, उसके बाद वहाँ मूव कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ कंडक्टर के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है. आखिरी ऑर्बिट वाले जो निकल जाते हैं उनको भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अच्छा जी, हाउ द बॉडीज आर चार्ज एंड ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन. सॉलिड्स बॉडीज आर चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कहते हैं कि जो सॉलिड बॉडी है उनको चार्ज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन देकर. इन जनरल ए सॉलिड बॉडी इज न्यूट्रल. वैसे जितनी सॉलिड बॉडी न्यूट्रल होती है, मैंने पहले भी कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में बराबर है. इसलिए क्या है कि वो हमें महसूस नहीं होता, कोई स्पार्क महसूस नहीं होता. जैसे आप बाज़ दफ़ा ऐसे ही किसी से हाथ मिलाए तो ये एकदम स्पार्क कोई महसूस होता है. शायद आपको किसी को, मुझे तो कई दफ़ा तजर्बा हो चुका है ऐसा. तो वो क्या है कि कहीं चार्ज एकमुलेट हो चुका है. क्या हो चुका है, चार्ज एकमुलेट हुआ है. जैसे आपने हाथ मिलाया तो आपको ये एकदम धचका सा, हल्का सा लगता है. मैं तो ये फील कर चुका हूँ, हो सकता है आपको भी कहीं फील हुआ हो ऐसा. तो वो वैसे ही जितनी बॉडीज है, इंसान भी है ना, तो वो न्यूट्रल है. इसमें एटम भी होते हैं ना, मसलन सेल है, सेल तो आपको पता होगा. फिर इसके बाद मजीद नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद मजीद आगे जाएं तो वो फिर एटम में तब्दील हो जाते हैं. इफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू इट इट गेट नेगेटिवली चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इफ इलेक्ट्रॉन लीव इट इट गेट पॉजिटिवली चार्ज. प्रोटॉन का कोई चक्कर नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटॉन वहीं रहते हैं. कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस टूट गया तो एटम टूट जाएगा, इसलिए वो वहीं रहते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ चले जाएं वो नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ से चले जाएं वो पॉजिटिव हो जाता है एटम. समझ आई बात, कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें जिस एटम को, वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. और जहाँ से चले जाएं
यानी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं एटम ने, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक गया तो 1+ आ जाएगा। वैलेंसी इसी को कहते हैं ना यार, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। +1 आपने पढ़ा होगा, -2 ये वो जो भी है। अगर माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, +1 है तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से। तो सिर्फ प्रोटॉन वही रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ना आता जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी है वो आयन भी बन जाता है, जो भी है। ये सारा सिलसिला रिलेटेड ही है, ठीक है। Free electron in metallic substance, the electron in the last orbit are so loosely bound that their motion is no longer confined in its orbit. ठीक है, मेटेलिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट के अंदर इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी मोशन लो लॉन्गर कन्फाइंड टू इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट तक नहीं रहती, मतलब वही फिक्स नहीं रहती उनकी मोशन। बट इंस्टेंट दे कैन मूव फ्रीली थ्रू द होल बॉडी ऑफ द मेटल। मेटल में ये फ्रीली मूव करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? एटम में क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं। आखिरी वाला जो कहता है इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो वहीं पर कन्फाइन नहीं रहता। कन्फाइन का मतलब फिक्स रहना अपनी पोजीशन पे। वो एक आइटम से दूसरे आइटम मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं मेटल के अंदर। These are known as free electron and can easily be transferred to other bodies. ये इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सर ये कौन सी क्लास है? आप किस क्लास में हैं बेटे? 6 ग्रीन। नहीं बेटे, ये तो 10 है। अच्छा, why the body of TV set does flow show any charge? कहते हैं टीवी सेट की बॉडी पे कोई चार्ज महसूस होता है। इननंबरेबल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अगेंस्ट द इनर सरफेस ऑफ द पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी। अब पिक्चर ट्यूब जो होती है ना, कहते हैं लातादाद इलेक्ट्रॉन इन पे आ रहे होते हैं, ठीक है। But in spite of it, the body of the set does not show any charge. Actually, a conducting paint is coated on the inner surface of the screen. अब स्क्रीन के अंदर वाली साइड पे कोई पेंट लगा दिया है, कंडक्टिंग पेंट, ठीक है, विच कंटिन्यूसली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड। अब उसको वो क्या करता है, ग्राउंड करता जाता है मुसलसल, एंड डज नॉट अलाउ देम टू अकेमुलेट ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पे जमा नहीं होने देता। अगर वो उधर जमा होते जाए तो फिर वो स्क्रीन जो है फट जाएगी आपकी, जाहिर है इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है चार्ज वहाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो वो उन्होंने उसको एक पेंट लगाया होता है जिसको कनेक्ट किया होता है अर्थ से। अर्थ मतलब आप समझते होंगे, वो ज़मीन के अंदर जो कनेक्शन लगा होता है उसको अर्थ कहते हैं। तो वो उधर सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है टीवी स्क्रीन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना अर्थ होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो फिर कुछ ऐसा मसला नहीं होता, अभी हाथ लगाएं तो आपको कोई झटका वगैरह नहीं लगता, ठीक है जी। अच्छा जी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखें, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ये एक हमारे पास कोई जार है, ग्लास जार, ये सारा, ठीक है। इसके अंदर हमने ये इंसुलेटर कोई कॉर्क लगाया हुआ है, कॉर्क समझते होंगे आप। इसके साथ ये कंडक्टिंग रॉड है जिसको ब्रास रॉड कहते हैं। ये दो गोल्ड लीफ लगे हुए हैं बहुत बारीक से, ठीक है। ये भी ब्रास डिस्क है, और हमने इसकी पूरी बॉडी को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड का मतलब ज़मीन के अंदर। ज़मीन जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है। किस पे होती है, ज़ीरो पोटेंशियल पे। इसका मतलब है अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़मीन को दें तो वो अंदर जाते जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, समझ आया। तो इसके इर्द गिर्द हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक एलुमिनियम फाइल भी लगाई हुई है। ये देखो, ये कह रहा है एलुमिनियम फाइल, ये इसके इर्द गिर्द लगाई हुई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो। बड़ी आसान है ये, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए सेंसिटिव डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। कहता है ये एक सेंसिटिव डिवाइस है जो हम इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की नेचर को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल
करते हैं कौन सा चार्ज है और चार्ज है भी या नहीं है, तो वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास रॉड विच हैज़ ए ब्रास डिस्क ऑन द अपर साइड। एक ब्रास रॉड होता है और ब्रास डिस्क होती है, ये ब्रास रॉड है और ऊपर ब्रास डिस्क लगी हुई है, ठीक है, अपर साइड पे। द गोल्ड लीफ हैंगिंग vertically downward, sorry, the brass rod passes through a insulator cork and adjusts in such a way that gold leaf hanging vertically downward inside the glass jar। अब ये देखें, ये हमारे पास इंसुलेटर है, इसमें से ये गुजरती है, ठीक है, ये ब्रास रॉड है और नीचे गोल्ड लीफ लगे हुए हैं दो, एक ये है एक ये, सोने के बने बहुत बारीक से होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट हो जाए, रिपेल हो जाए, मूव कर, इतनी बारीक होते हैं। असल में सोना जो है वैसे ही नरम होता है, वो तो इसमें सख्ती जो है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज डालते हैं इसलिए वो जेवर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन प्योर गोल्ड जो है वो नरम होता है बहुत। अच्छा जी, द ब्रास रॉड शुड नॉट इन कंटेक्ट विद अ ग्लास जार एनीवे। ये ब्रास रॉड जो है वो ग्लास जार के साथ नहीं मिलना चाहिए किसी तरीके से, ठीक है। एन एल्युमिनियम फॉयल इज अटैच एट द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्लास जार। एल्युमिनियम फॉयल जो है वो क्या है, लोअर पोर्शन के साथ आप इसको लगा देते हैं, या एल्युमिनियम फॉयल भी लगी होती है, ये तो आप समझते हैं, आपको पता है वो बाजार से जो मिलती है। दिस एल्युमिनियम फॉयल इज ग्राउंडेड विद ए कॉपर वायर। अब कॉपर वायर लगा के ना इसको ग्राउंड किया जाता है। दिस प्रोटेक्ट द गोल्ड लीफ फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कहता है बाहर से कोई चार्ज वगैरह जो आता है उस पे, उससे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है गोल्ड लीफ को, ठीक है। ये जो सारा अरेंजमेंट हमने किया है, इधर हमने एल्युमिनियम लगा के इसको ग्राउंड किया है, इसकी बॉडी को ग्राउंड कर दिया, तो वो ये गोल्ड लीफ पे एक्स्ट्रा चार्ज कोई बाहर से ना आ जाए, ये सारा इसलिए किया है। अच्छा जी, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इफ वी वांट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, ब्रिंग द बॉडी क्लोज टू द ब्रास डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब आप अगर किसी बॉडी पे मतलब चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो ब्रास डिस्क के ऊपर इसको लेके आए, ये देखें ये ब्रास डिस्क है, इससे टच करें, ठीक है। इफ द बॉडी इज न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ लीफ। अगर बॉडी जो न्यूट्रल होगी ना तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, दूर नहीं जाएगी। इफ द बॉडी इज नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज देन द गोल्ड लीव्स विल डाइवर्ज, ठीक है। अगर आप इस पे एक बॉडी आपने रॉड ला के टच किया है और आपने रॉड को टच किया है इसके साथ, जैसे टच करेंगे चार्ज आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि सेम चार्ज आएगा दोनों पे तो क्या हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे। जैसे ये रिपेल हो जाएंगी इसका मतलब उस पर चार्ज मौजूद है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं बताया अभी, ठीक है। दी डाइवर्जेंस ऑफ लीफ डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। कहता है कि कितनी डाइवर्ज हुई है, वो जितनी ज़्यादा मकदार होगी वो ज़्यादा डाइवर्ज होगी, चार्ज की कम मकदार होगी तो कम डाइवर्ज होगी, ठीक है। ये देखिए हम इसको टच करेंगे तो ये डाइवर्ज होती है। इफ़ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज the body brought to close the disk, then due to electrostatic induction it will repel the negative charge of the brass। ये दोनों क्या होंगे, रिपेल करेंगी। द नेगेटिवली चार्ज विल अपीयर ऑन द गोल्ड लीफ एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ब्रास डिस्क, ठीक है। जैसे हमने इसको टच किया तो ये रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इधर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। A negatively charge will appear on the gold leaf and deficiency of electron on the brass disc. Both of the gold leaf has negatively charged on it, so they will repel each other and leave with the leaf will diverge। ये लीफ क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है, रिपल्शन की वजह से। ये देखें ये रिपेल हो जाएंगे। चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाई electrostatic induction। The electroscope can be charged by electrostatic induction
to produce a positive charge on the electroscope, bring a negatively charged body close to the disk. आप पहले क्या करें, आप negatively charged body इसके करीब लाएं. क्या करें, negatively charged body करीब लाएंगे. इधर negatively charged इसको क्या करेगा, टच नहीं करनी, करीब लानी. इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर ये रिपेल कर देंगे. क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे. ठीक है. The positively charge will appear on the disk and negative shift on the leaf. ठीक है, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट लीफ पे हो जाएगा, इधर पॉजिटिव डिस्क पे आ जाएंगे. नाउ कनेक्ट एल्युमिनियम फाइल विद डिस्क नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम द गोल्ड लीफ टू द अर्थ एल्युमिनियम फाइल. अर्थ एल्युमिनियम फाइल के साथ आप क्या करें, इसको एल्युमिनियम फाइल को आपने अर्थ किया होगा. ठीक है. देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ब्रॉस रॉड. ठीक है, आप कहते हैं डेफिशिएंसी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज ऑन द ब्रॉस रॉड पे. ठीक है, इसको अर्थ कर दें. ये देखें, ये अर्थ वाला एक गया हुआ है ना नीचे, तो ये आप इसको अर्थ कर दें. ये जो रॉड है, क्या कर दें, इसको अर्थ कर दें. तो अर्थ करने से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज ज़मीन को मुंतकिल हो जाएगा. बाकी इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा. क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा. ठीक है, जैसे आप इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा. ठीक है. अच्छा जी, नो there will be deficiency of negative charge on the brass rod. Now disconnect the aluminum file. अब आप उसको disconnect कर दें and brass rod, remove the rod. In this way the electroscope पॉजिटिवली चार्ज. अब ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि नेगेटिव तो अर्थ कर दिया ना. ये आपको ब्रीक सा एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये अर्थ का साइन होता है ये ज़मीन के अंदर. तो वो वैसे नीचे लगनी चाहिए यहाँ पे. तो चलो खैर है, वो जैसे अर्थ करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज ज़मीन में चला जाएगा. तो बाकी क्या बच जाएगा, इसको हटा लें, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव रॉड. पॉजिटिव रॉड से भी इसको चार्ज किया जा सकता है. चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय कंडक्शन. टू टेक ए नेगेटिवली चार्ज रॉड एंड टच दिस रॉड विद डिस्क ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप डिस्क. द नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द रॉड टू डिस्क. अब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्क को ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो ये तो पॉजिटिव चार्ज वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी उसी तरीके से. नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द रॉड टू डिस्क एंड द लीव ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज. तो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे. ठीक है. एंड शो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप. इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज मौजूद है. ठीक है, समझ आया. डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज. चार्ज कैसे, कौन सा है वो डिटेक्ट कैसे करना है. ठीक है. टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कंसीडर द इलेक्ट्रोस्कोपिक चार्ज बाय कंडक्शन मेथड. अब हम कहते हैं कंडक्शन मेथड से इसको हम डिटेक्ट करते हैं. अच्छा बच्चों, इतने ही काफ़ी. कल हम यहाँ से आगे चलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो टाइम भी ख़त्म हो रहा है उसका, जो 40 मिनट होते हैं मीटिंग के. ठीक है, तो अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. हाँ जी बच्चों, चलें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.